हाय गाइस, मैं हूं मोहित और स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वाटर सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और मनी कहां से आई, किस तरीके से आई और कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है अर्थात आरबीआई, वो भी डिजिटल करेंसी पर वर्क कर रही है। तो हो सकता है हमें आने वाले समय में डिजिटल करेंसी देखने को मिले। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे सामने आज जो एक काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथीरियम, ये सारी करेंसीज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। तो आपको ये थोड़ा सा वीडियो लंबा रहने वाला है, बट इसे देखने के बाद में आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, ये सारी क्रिप्टो करेंसीज की किस तरीके से आवश्यकता महसूस की गई और ये कैसे आई। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वस्तु विनिमय का अर्थ। देखिए, वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। सपोज दैट हमारे पास में दो व्यक्ति हैं, सबसे पहला छोटी और दूसरा गुड़िया। छोटी के पास में कुछ गेहूं पड़े हुए हैं और गुड़िया के पास में कुछ चावल पड़े हुए हैं, ठीक है जी, जो कि एक्स्ट्रा है। अब गुड़िया क्या करेगी? गुड़िया सपोज दैट छोटी के पास में 1 किलो चावल लेकर के गई और इसके बदले में छोटी ने उसे 1 किलो गेहूं दे दिए। यही क्या हुआ? वस्तु विनिमय, यानी वस्तुओं की अदल बदल। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। सबसे पहला सीमित आवश्यकता। सपोज दैट गुड़िया को 1 किलो गेहूं की जरूरत है, तब तो ये काम पॉसिबल हो जाएगा। सपोज दैट कल को गुड़िया को 100 किलो गेहूं की जरूरत हुई और हो सकता है कि छोटी के पास में उतने गेहूं ना हो, तो वहां पे ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो फेल हो जाती थी। दूसरा, सीमित विनिमय क्षेत्र। वस्तुओं की अदला बदली करने वाले व्यक्ति आसपास के गांव के ही निवासी होने चाहिए। सपोज दैट अगर गुड़िया छोटी से कुछ चावल लेना चाहती है, यानी वस्तुओं की अदल बदल करना चाहती है, तो यदि छोटी दिल्ली में रहती है तो गुड़िया भी कहाँ की रहने वाली होनी चाहिए भाई साहब? दिल्ली की ही रहने वाली होनी चाहिए। अगर गुड़िया दिल्ली की रहने वाली है और छोटी मेरठ की रहने वाली है, उस कंडीशन में भी वस्तु विनिमय जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। अब भैया, कोई भी प्रणाली हो, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी सिस्टम हो, उसके कुछ प्रॉन्स भी होते हैं और कुछ उसके कॉन्स भी होते हैं। कुछ उसके एडवांटेजेस हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसके क्या एडवांटेजेस थे? सबसे पहला, सरल प्रणाली। यह प्रणाली अत्यंत सरल है क्योंकि कोई निरक्षर व्यक्ति भी सरलता से अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को दे करके उससे अपने काम की वस्तु प्राप्त कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, गुड़िया को चावल की जरूरत थी। भले ही गुड़िया पढ़ी लिखी ना हो, बट फिर भी ये छोटी को 1 किलो चावल दे करके या 1 ड्रम चावल दे करके उसके बदले में छोटी से कुछ गेहूं प्राप्त कर सकती है। दूसरा, दोनों पक्षों को लाभ। इस प्रणाली में दोनों पक्षों को लाभ होता है क्योंकि वह अपनी कम आवश्यक वस्तुओं को एक दूसरे को देकर के कहीं अधिक उपयोगी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा भाई, गुड़िया के पास में एक्स्ट्रा चावल पड़े हुए थे, छोटी के पास में एक्स्ट्रा गेहूं पड़े हुए थे। दोनों ने जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा एक दूसरे के पास थी वो दूसरे को दे करके अपने काम की वस्तु प्राप्त कर ली। तो यही है भैया वस्तु विनिमय प्रणाली। इससे क्या होता था? धन का केंद्रीकरण नहीं हो पाता था, अर्थात इस प्रणाली में धन का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है, जिससे समाज में पूंजीवाद की बुराइयों से बचा रहता है। होता है ना, अगर किसी बंदे के पास में भैया ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं क्योंकि उस समय मनी थी नहीं, है जी। आगे चलते हैं। वर्ग संघर्ष का अभाव। इस प्रणाली में धन के असमान वितरण की समस्या नहीं होती, इसीलिए वर्ग संघर्ष भी नहीं होता। जब किसी के पास भाई धन ही नहीं है तो वर्ग संघर्ष किस बात का। आगे चलते हैं। ठीक है जी, अभी बात करी हमने इसके क्या एडवांटेजेस थे, अब देख लेते हैं कि भैया इसके क्या डिसएडवांटेजेस थे। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉब्लम थी, इसकी जो डिसएडवांटेजेस था वो क्या था कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है क्योंकि इस प्रणाली में किसी एक व्यक्ति की खोज करनी पड़ती है
जो उसकी फालतू वस्तु को लेकर के उसके इच्छित वस्तु को दे सके। जैसे कि यहां आपने देखा भाई, जो गुड़िया थी इसके पास में एक्स्ट्रा कुछ चावल पड़े हुए थे, तो इसको एक ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ी, यानी छोटी की, जो अपने पास उपलब्ध एक्स्ट्रा गेहूं को दे करके इसके एक्स्ट्रा चावल को ले सके। तो यहां पे सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो यही थी कि यहां पे जो है वो दोहरे संयोग का अभाव था। ठीक है जी। नेक्स्ट, वस्तुओं की अविभाज्यता। इस प्रणाली में कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना संभव ही नहीं होता है, और यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। हो सकता है कल को गुड़िया जाकर के कहे कि भाई मेरे पास में छोटी जी 100 किलो चावल पड़े हुए हैं, इसके बदले में आप मुझे एक हाथी दे दो। बट छोटी ने कहा भैया मेरे को तो 50 किलो चावल की ही ज़रूरत है। तो बोला ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि भैया ये इसको जो है वो आधा कर दिया जाए जो हमारा जानवर है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि भैया जो उसकी उपयोगिता है वही समाप्त हो जाएगी। हैं जी। नेक्स्ट, सर्वमान्य मूल्य मापन का अभाव। यार वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मूल्य मापन का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उस समय कोई ऐसी यूनिटी नहीं थी जिसमें हम इस सारी चीज़ों को मेजर कर सकें। नेक्स्ट, मूल्य संचय का अभाव। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हैं जी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आराम से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसमें जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट, बात करते हैं क्या भैया आधुनिक युग में, आज के समय में क्या वस्तु विनिमय एग्जिस्ट करता है या नहीं, अर्थात बार्टर सिस्टम हमारे देश में अभी भी है या नहीं। देखिए, आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय सीमित रूप में प्रचलित है तो बट बहुत कम। यार मेरे को आज एक बात याद आती है कि हम यार एक बार गांव में गए थे, उसके बदले में वहाँ पे जो है वो मक्का काफ़ी ज़्यादा थी, तो मक्का के बदले में वहाँ से जो कुछ आई थिंक मिल जाता था, वहाँ कुछ आइसक्रीम वगैरह ऐसा कुछ था, तो उसको दे करके हम आइसक्रीम खाते थे, बहुत मज़ा आता था भाई। ठीक है, तो यानी आज भी वस्तु विनिमय है, और लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है जी। बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी, अर्थात मुद्रा का प्रादुर्भाव, यानी किस तरीके से मनी आई और उसका एवोल्यूशन हुआ। देखिए यहाँ से बहुत मजे आने वाले हैं आपको। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जो इसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस थे ना, और काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ थीं, इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। लेकिन यार जब भी आप इसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपको एक सिद्धांत पढ़ने को मिलता है, जैसे हम बोलते हैं मुद्रा का आकस्मिक विकास का सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि मुद्रा किसी आविष्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका जन्म तो स्वतः ही हो गया है। ये किसी आविष्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका जन्म तो स्वतः ही हो गया है। हैं जी। नेक्स्ट, बात करते हैं मुद्रा के ऐतिहासिक विकास के बारे में। देखिए, जब मनी आई तो सबसे पहले आई कमोडिटी मनी, मिनी बोल गया मैं, मनी, वस्तु मुद्रा का युग। देखिए, प्रारंभ में वस्तुओं को ही मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे कि आपने यार एक बीओ वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 4 युग थे भाई। सबसे पहला आखेट युग, दूसरा चारागाह युग, तीसरा कृषि युग, चौथा शिल्प युग। आखेट युग में क्या करते थे लोग कि जानवरों का शिकार किया करते थे। ठीक है जी। जब उनमें थोड़ी बहुत अकल आई तो उन्होंने सोचा यार मैं जानवरों को मारता क्यों, तो चारागाह युग में उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, उन्हीं जानवरों को जिनका वो शिकार किया करते थे उन्हीं को चराना चालू कर दिया। ठीक है जी। जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि।
तीसरा युग आया कृषि युग। जब उन्होंने देखा यार मैं फ्री का इन्हें जानवरों को खिला रहा हूँ तो क्यों ना इनसे कुछ मेहनत ली जाए, तो फिर तीसरा युग आया कृषि युग। उन्होंने खेती करना चालू कर दिया। ठीक है जी। खेती करने के बाद में क्या हुआ कि एक आया शिल्प युग, इसमें मिट्टी के बर्तन वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाने लगी। तो इस यहीं पर प्रत्येक युग में धीरे धीरे करके हर युग में जो मनी था वो एक तरीके से जो है वो चेंज होता रहा और उसका एक इवोल्यूशन होता रहा। बात करता हूं अगर मैं आखेट युग थी, तो आखेट युग में क्या था कि जानवरों की खाल, पत्थर और जो शिकार के हथियार थे और हड्डियां थीं, चमड़ा था, इन सभी का प्रयोग किया जाता था एज ए मनी। इसके बाद में जब चारागाह युग आया तो उस समय भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा इन सभी का यूज किया जाने लगा एज ए मनी। उस समय भाई 1500 के नोट नहीं थे, उस समय 1500 और 250, 10, 20 इन सब ये सब नोट थे ही नहीं। उस समय जो मनी थी वो थे भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, ये सब। ठीक है जी। तीसरा युग आया कृषि युग। अब यहां पे क्या हुआ, गेहूं, चावल इन सब का प्रयोग किया जाने लगा एज ए मनी। शिल्प युग में मिट्टी के बर्तन और लोहे के हथियारों का प्रयोग किया गया एज ए मनी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर, हथियार हैं जी, और ये सब। और दूसरे लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ चारागाह युग की, तो चारागाह युग में ये रहे भेड़ हैं जी, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, तो ये सारी चीज़ें थी। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। धातु मुद्रा का युग। वस्तु मुद्रा के प्रयोग में व्यक्ति को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्यों भैया? भाई वस्तु मुद्रा में कुछ कठिनाइयां थीं जिसका व्यक्ति को सामना करना पड़ता था, और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए आया धातु मुद्रा। फॉर एग्जाम्पल, जो वस्तु थी वो नाशवान थी, मॉर्टल थी, नष्ट हो जाती थी, समय के साथ में नष्ट हो जाया करती थी। मूल्य के संचय में कठिनाई, वहां मूल्य का संचय नहीं हो पाता था, है जी। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले लोहा, तांबा, पीतल इन सभी का धातु मुद्रा का प्रयोग किया गया। बाद में सोना, चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं का भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। यानी जो सबसे पहले यार सिक्के आए थे, अगर मैं बात करूं धातु मुद्रा की, तो वहां पे आए थे लोहे के, तांबे के, पीतल के, हैं जी, और बाद में सोने चांदी का भी जो है वो सिक्के आए। तो ये था हमारा धातु मुद्रा का युग। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आया हमारा वस्तु मुद्रा का युग, यानी सबसे पहले आई हमारी कमोडिटी मनी। कमोडिटी मीनिंग के बाद में हमारी आई धातु मुद्रा। धातु मुद्रा के बाद में आई हमारी पत्र मुद्रा, जो कि आज भी चल रही है। देखिए धातु मुद्रा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यानी इसमें, ठीक है जी, वहां क्या होता था कि भैया मूल्यवान धातुओं के सिक्कों की घिसावट हो जाती थी। यार सोने चांदी के जो सिक्के थे वो चला करते थे, अब जब ये एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते थे तो कहीं ना कहीं यार इनमें घिसावट आई जाया करती थी। ठीक है जी। तो पहली परेशानी तो यही थी, और दूसरा ये था मूल्यवान धातुओं की पूर्ति का सीमित होना। और यार हमारे जो है इंडिया में या फिर जो भी है, इसमें देखने में आया कि यार ये सोने जो चांदी है हमारे यहाँ, उसकी जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है जी। तो ये दो परेशानियां थी, और इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आया हमारा पत्र मुद्रा का युग। अब पेपर करेंसी आ गई, पेपर मनी आ गई। पेपर मनी के बाद में क्या हुआ, साख मुद्रा का युग। जैसे जैसे देश में औद्योगिक विकास हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे बैंक ने साख के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, लोन देना प्रारंभ कर दिया, जिसके लिए साख पत्रों का प्रयोग किया गया। फॉर एग्जाम्पल विनिमय विपत्र, आप सभी को बताया गया है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा विनिमय विपत्र, 11वीं में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। और इसके बाद जब आप कोई ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करते हैं, वहाँ NI एक्ट पढ़ा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब
लेमन टर्म में अगर मैं बात करूं, जो हमारे साख पत्र होते हैं उनके अंदर शामिल किया जाता है विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक और इन सभी को। ठीक है जी। यानी सबसे पहले आया हमारा दिखा देता हूँ, वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा के बाद में धातु मुद्रा, धातु मुद्रा के बाद में पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा के बाद में साख मुद्रा, साख मुद्रा के बाद में प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा कैसे आई? ई बैंकिंग के विकास के साथ साथ एक नई मुद्रा अस्तित्व में आई जिसे प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड। ठीक है जी। अब यार क्या हुआ कि जब ये सारी करेंसीज आ गई, यानी सबसे पहले वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा के बाद में धातु मुद्रा, धातु मुद्रा के बाद में पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा के बाद में साख मुद्रा, साख मुद्रा के बाद में प्लास्टिक मुद्रा, यानी ये सारी मनी चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी। अब मेन चीज यहाँ पे आती है क्रिप्टो करेंसी, जिसका सभी जगह हल्ला मचा हुआ है, बिटकॉइन। अब बात आती है भैया बिटकॉइन क्या है। देखिए, बिटकॉइन इज ए मोस्ट वैल्यूड क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन इज नथिंग, इट इज अ क्रिप्टो करेंसी और मोस्ट वैल्यूड क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड, विच इज बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यार एक चीज देखना था मेरे को, ठीक है। अब जो क्रिप्टो करेंसी है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, वी कैन ट्रांसफर फंड्स इजीली विदाउट बैंक। अगर मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ और इंडिया में रह करके मैं किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए बंदे को कुछ फंड्स ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ ईजीली, और ज़्यादा कुछ मेरे को चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि मैं इस काम को किसी बैंक के द्वारा करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को अच्छे खासे चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। दूसरा, इसका एडवांटेजेस क्या है भैया कि द ट्रांसफ़र आर द सेफ एंड सिक्योर। यानी इसके द्वारा, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी के द्वारा या बिटकॉइन के द्वारा किसी भी बंदे को पेमेंट कर रहा हूँ, किसी भी बंदे को बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये पूरी तरीके से सेफ है और पूरी तरीके से सिक्योर है। जीरो ट्रांसफ़र फीस। यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन के थ्रू या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू किसी भी बंदे को पेमेंट करता हूँ तो वहाँ पे मेरी जीरो ट्रांसफ़र फीस लगती है, जबकि मैं बैंक के थ्रू अगर इस काम को करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत कोई ना कोई फीस देनी पड़ती है। इंस्टेंट ट्रांसफ़र, लगभग आई थिंक 8 से 10 मिनट का ये समय लेता है और इंस्टेंट ट्रांसफ़र फंड जो है वो हमारा हो जाता है। इसका जो पांचवा एडवांटेज है वो है नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्निंग बॉडी। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्निंग बॉडी। यानी इसको किसी भी बॉडी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी तो एक ही झटके में जो 1000-500 के नोट थे वो रद्दी हो गए थे। हैं जी, उस समय सारे 1000-500 के नोट रद्दी हो गए थे। वो सारे के सारे आपको बैंक में जाकर के जमा कराने पड़ रहे थे अगर आपका वाइट मनी है तो, वरना ब्लैक मनी खेल खत्म है जी। तो उस समय लोगों को एक ऐसी करेंसी की, ऐसी मनी की तलाश थी जो कि किसी भी गवर्निंग बॉडी के द्वारा कंट्रोल्ड ना की जाए। तो लोगों के दिमाग में आया यार अचानक से एक बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, जो कि किसी भी गवर्निंग बॉडी के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं की जाती है। वहीं से यार आपने देखा होगा 2000 आई थिंक 16 में, तो यार 8 नवंबर 2016 को जैसे ही गवर्नमेंट ने नोटबंदी की, सारे 1500 के नोटों को एक बार में जो है वो एक झटके में बेकार कर दिया हैं जी। तो उस समय लोगों के माइंड में एक ऐसी मनी की, ऐसी करेंसी की आवश्यकता अनुभव होने लगी जो कि किसी भी गवर्निंग बॉडी के द्वारा कंट्रोल्ड ना की जाए। उस समय आया बिटकॉइन। और आपने देखा होगा यार बिटकॉइन का जो दाम था उस समय बहुत कम था, और 2016 के बाद में हमें बिटकॉइन में बहुत भारी रैली देखने को मिली। इसको आप खुद जाकर के गूगल पर चेक कर सकते हैं कि 2016 तक जो बिटकॉइन का प्राइस था वो बहुत कम था।
और 2021 आते आते जो बिटकॉइन है उसने आसमानों को छुआ है, और आज हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन 50% अपने पीक से गिर चुका है। तो बिटकॉइन में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मैं इन्वेस्ट करूंगा या नहीं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, आप उसे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बिटकॉइन ठीक है या नहीं। दूसरा भैया इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? प्राइस वॉलेटिलिटी, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, प्राइस वॉलेटिलिटी इज अ मेजर कंसर्न। यार ये वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, इसके प्राइस एक एक दिन में, एक एक रात में 80% गिरे हैं। तो भाई जब भी इन्वेस्ट करें बिटकॉइन में, हमेशा देख करके करें, हमेशा किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें देख करके करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। इट इज़ नॉट ईजीली अंडरस्टूड। भाई मैं अपनी बताऊं, मेरे को अभी भी ठीक तरीके से नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में, तो इट इज़ नॉट ईजिली अंडरस्टूड। हालांकि मैं इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे समझ में आता है तो डेफिनेटली आई विल टीच यू, आई विल टेल यू थ्रू माई वीडियोज़। ओके, आगे चलते हैं। अब यार क्या था कि जो एक आरबीआई था, आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को प्रोवाइड कर दिया था ऑन डीलिंग इन द वर्चुअल करेंसीज। यानी सारी बैंक से बोल दिया था भाई कोई भी बैंक वर्चुअल करेंसीज में डील नहीं करेगा। लेकिन एक इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया था, उसने फाइल करा एक पिटीशन जिसमें ये कहा गया कि भाई ये कोई करेंसी नहीं है, ये एक एसेट्स है। ठीक है जी, ये एक एसेट है। अब इसी चीज को देखते हुए 4 मार्च 2020 को क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने वेडनेसडे को ये जो बैन था जो कि आरबीआई के द्वारा लगाया गया था वर्चुअल करेंसीज में डील करने पर, वो बैन लिफ्ट कर दिया, उठा दिया इन द वर्चुअल करेंसी। यानी यदि आप किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज के समय में पूरी तरीके से लीगल है। आज ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 29 मई 2021 को, तो आज के दिन में भाई लीगल है, आगे मेरे को पता नहीं। क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन, न्यू विल टू बैन ऑल क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बाई आरबीआई। बट फिर भी आरबीआई नहीं मान रही है। आरबीआई कह रही है कि भाई एक ऐसे बिल की ज़रूरत है जो कि सारी क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगा दे एक्सेप्ट जो कि मेरे द्वारा इशू की जाएगी डिजिटल करेंसी। यानी भाई आरबीआई मानने वाली अभी नहीं है। आगे देखते हैं। एक और जो हमारे सामने न्यूज़ निकल करके बीच में आई थी कि आरबीआई वर्किंग ऑन द डिजिटल करेंसी एंड वांट टू टैप ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यानी भाई आरबीआई भी अभी डिजिटल करेंसी पे वर्क कर रही है, तो हो सकता है कि मैं आने वाले समय में डिजिटल करेंसी देखने को मिले। भैया ये डिजिटल करेंसी आप करे जा रहे हो, आप मेरे को ये बताओ कि क्या किसी देश ने आज तक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है? क्या कोई ऐसी कंट्री है जिसने अपनी डिजिटल करेंसी निकाली हो? हाँ जी, चाइना बिकम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू इशू द डिजिटल करेंसी, डिजिटल युआन। भाई चाइना बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो चाइना ने पहले ही अपना एक जो डिजिटल करेंसी है उसे निकाल दिया है, यानी डिजिटल युआन को। तो हो सकता है भाई, मैं फिर बार बार बोले जा रहा हूँ कि जो हमारा इंडिया है उसमें हमें डिजिटल करेंसी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, तो हमें चेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या नया सीखने को मिला। धन्यवाद।